नमस्कार दोस्तों। रीड साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, थॉमसन की परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है? बिल्कुल नहीं। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है? ये भी नहीं है। परमाणु उदासीन होता है? बिल्कुल राइट है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है? गलत है। देखिए थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है वो कहता है कि परमाणु उदासीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो बराबर होती है। जितने प्रोटॉन होते हैं उदासीन परमाणु में, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए परमाणु उदासीन होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न में से उत्तल लेंस व अवतल लेंस के लिए क्रमशः चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। देखिए उत्तल लेंस के लिए जो चश्मा लगाया जाता है उसकी वैल्यू होती है वो धनात्मक होती है, और अवतल लेंस के लिए वैल्यू कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। ध्यान में रखना है, उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव चार्ज आता है और अवतल लेंस के लिए नेगेटिव चार्ज आता है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया को क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और इस दोष में, जरा दृष्टि दोष में ये वर्धावस्था में होता है। इसमें न तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, न ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। के लिए निम्न में से कौन सा लेंस प्रयोग में लिया जाता है? द्विफोक्सी लेंस, इसको बाईफोकल लेंस भी कहते हैं। प्रेस बायोपिया या जरा दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? द्विफोक्सी लेंस, या फिर इसको बाईफोकल लेंस भी कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ रोग दे रखा है, दूसरी तरफ क्या दिया गया है? लेंस का प्रकार दिया गया है। देखिए मायोपिया, मायोपिया है वो, मायोपिया के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। मायोपिया का दूसरा नाम है निकट दृष्टि दोष। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया को क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एस्टागेमेटिज्म के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। एस्टागेमेटिज के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। 3, 1, 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें कि प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने के बाद में 7 रंगों में विभक्त होने को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से प्राथमिक रंगों का समूह कौन सा है? तो देखिए लाल, हरा और नीला ये प्राथमिक रंग है। लाल, हरा और नीला किस प्रकार के रंग हैं? प्राथमिक रंगों के उदाहरण हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि सर्वाधिक वर्ण विक्षेपण व सबसे कम वर्ण विक्षेपण क्रमशः निम्न रंगों का होता है। तो देखिए सबसे सर्वाधिक वर्ण विक्षेपण की घटना है वो बैंगनी रंग में होती है। सबसे ज़्यादा वर्ण विक्षेपण बैंगनी रंग में होता है और सबसे कम वर्ण विक्षेपण लाल रंग में होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि सर्वाधिक वर्ण विक्षेपण बैंगनी रंग में होता है और सबसे कम वर्ण विक्षेपण लाल रंग में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से तरंगदैर्घ्य का सर्वाधिक व न्यूनतम मान क्रमशः है। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? लाल रंग की होती है। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग की और न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? बैंगनी रंग की होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? लाल रंग की होती है। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से अपवर्तन का उदाहरण कौन सा है? देखिए पानी में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना अपवर्तन का कारण है। पानी के अंदर कोई भी डूबी हुई वस्तु अगर ऊपर उठी हुई दिखाई देती है तो वो अपवर्तन की घटना के कारण ही होता है। तारों का टिमटिमाना ये अपवर्तन के कारण होता है। सूर्य का उदय व अस्त के समय क्षैतिज से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना भी अपवर्तन का उदाहरण है। उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि चमगादड़ रात में किसका उत्सर्जन करके
अपने शिकार के बारे में दूर से ही जानकारी पा सकते हैं। तो चमगादड़ रात्रि में प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, जिससे उनके मार्ग की अवरोध का पता चल जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न में से शुद्ध पदार्थों के लिए सत्य कथन कौन सा है। शुद्ध पदार्थ के लिए देखिए, शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। बिल्कुल सही बात है कि शुद्ध पदार्थ होता है वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो सकता है। शुद्ध पदार्थ यौगिक या मिश्रण हो सकते हैं। तो शुद्ध पदार्थ है वो यौगिक हो सकता है, तत्व हो सकता है, लेकिन मिश्रण नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। शुद्ध पदार्थ अलग अलग प्रकार के कणों से बने होते हैं। देखिए, अलग अलग प्रकार के कणों से मिश्रण का निर्माण होता है, मिश्रण शुद्ध पदार्थ नहीं होता है। शुद्ध पदार्थ का संगठन समान रहता है, बिल्कुल सही है। पहला और चौथा ऑप्शन सही है, तो ए और द यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि रोग उत्पत्ति का रासायनिक कारक नहीं है। रोग उत्पत्ति का रासायनिक कारक नहीं है। प्रदूषक रोग उत्पत्ति का रासायनिक कारक है, बीजाणु भी और यूरिया, ये क्या रोग उत्पत्ति के रासायनिक कारक है। जीवाणु क्या है, रोग उत्पत्ति का जैविक कारक है। तो जीवाणु यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये रोग उत्पत्ति का रासायनिक कारक नहीं है। रोग उत्पत्ति के रासायनिक कारक कौन कौन से होते हैं। देखिए, प्रदूषक है वो रोग उत्पत्ति का रासायनिक कारक है, बीजाणु है, यूरिया है और यूरिक अम्ल, ये रोग उत्पत्ति के रासायनिक कारक होते हैं। जबकि रोग उत्पत्ति का जैविक कारक कौन है, सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, माइकोप्लाज्मा, ये रोग उत्पत्ति के जैविक कारक होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है। तो डायस्टेज एंजाइम लार ग्रंथियों से स्रावित होता है। डायस्टेज एंजाइम लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है। अगले प्रश्न की बात करें और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। देखिए, सोडियम 23 के 46 ग्राम में परमाणु की संख्या कितनी है। तो देखिए, परमाणु की संख्या ज्ञात करते हैं तो ग्राम में अणुभार और सोडियम का परमाणु भार, ग्राम में अणुभार बट्टा सोडियम का परमाणु भार। ग्राम में अणुभार आपको प्रश्न में दिया हुआ मिलेगा, 46 ग्राम दिया गया है, और सोडियम का परमाणु भार हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तो 11Na23 होता है। तो ये क्या है, द्रव्यमान संख्या है, ये परमाणु क्रमांक है। तो 46/23 हो जाएगा। 23 का भाग देंगे 46 में तो 2 मोल यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब देखिए, 1 मोल में परमाणु की संख्या कितनी होती है, Na होती है। Na को क्या बोलते हैं, आवोगाद्रो संख्या बोलते हैं। तो 2 मोल में परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 गुणा Na हो जाएगी। तो 2 गुणा Na बराबर क्या हो जाएगा, 2Na यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2Na किस में आ रहा है, ऑप्शन से यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। मायोपिया का कारण क्या है, तो इस रोग में, किस रोग में, निकट दृष्टि दोष में लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, बिल्कुल, और लेंस की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है, लेकिन फोकस दूरी है वो कम हो जाती है। लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि 6C14 और 7N14 ये क्या है। तो ये समदाबिक है, यानी आइसोबर है। आइसोबर किसको कहते हैं, वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान हो उसको आइसोबर कहते हैं या समदाबिक कहते हैं। देखिए, इनकी द्रव्यमान संख्या 14 है, प्रोटॉन की संख्या इसमें भिन्न भिन्न है, तो इसको क्या कहते हैं, आइसोबर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देता है। तो एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज एंजाइम क्या काम करता है, यह एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देता है। उसका नाम क्या है, एंटेरोकाइनेज एंजाइम है। अगले प्रश्न की बात करें कि किण्वन के लिए यीस्ट किस एंजाइम का स्रावण करता है। तो जाइमेज एंजाइम का स्रावण करता है। किण्वन के लिए यीस्ट किस एंजाइम का स्रावण करता है, जाइमेज एंजाइम का स्रावण करता है। अगले प्रश्न की बात करें कि पायस बनता है। पायस या इमल्सन का निर्माण किससे होता है, तो 2 द्रवों से होता है। पायस बनता है द्रव से, यानी परिक्षेपण माध्यम भी क्या हो, द्रव्य हो, और
परिक्षिप्त प्रावस्था भी क्या हो, द्रव्य हो। परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों ही द्रव्य माध्यम होती है, तो पायस का निर्माण होता है।